अस्सलाम वालेकुम खैर हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको याद होगा एक गाना हम सुना करते थे, मेरा पिया घर आया, है ना? वो कव्वाली भी थी एक। और लगता है कि हमारा जो पिया है वो अब घर आने वाला है और उसकी तारीख जो है, उसकी आने की जो तारीख है वो अनाउंस कर दी गई है। 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान में पहुँचेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं? क्या उनको यहाँ पे कार्पेट जो है, रेड कार्पेट वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये तमाम जो हमारा सियासी मंज़रनामा है, इस हवाले से ज़रा आज बात करेंगे। और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान हाफ़िज़ साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सिराज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सलमान भाई, फिर पिया घर आ रहे हैं जी? देखें, कल शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, जी, उसमें 4 बुनियादी नोयत के सवालात हैं। पहला सवाल तो यह है कि नवाज शरीफ साहब बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान में नहीं आ सकते। ठीक अगर है। इसका मतलब है कि अगर वो आ रहे हैं तो उनकी कोई एस्टैब्लिशमेंट से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और हुँ, उसमें एक ब्रिज का रोल प्ले किया होगा शहबाज शरीफ ने, एक बात। हाँ, अब सवाल यह है कि वो अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है? क्या उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ है, या वो फिर पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ अपनी बेटी के लिए सियासत करेंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? पहला कॉन्टेक्स्ट तो यह है कि वो किस डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक दूसरा है। सवाल यह है कि उनके ऊपर जो कानूनी मुकदमात है उनकी क्या हैसियत बाकी रहेगी? क्या वो आके सरेंडर करेंगे, अदालतों में पेश होंगे, गिरफ्तार होंगे, नजरबंद किए जाएंगे और उसके बाद कानूनी मुकदमे चलेंगे, या उनको कानूनी रिलीफ मिलेगा? ये जो सजाएं हैं उनकी तायात नाहिली की वो खत्म होगी? ये दूसरा हुँ, सवाल है। ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो है, जो अपने आप को निजी मजालिस के अंदर अगले वजीर आजम के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब को सहूलतकारी देंगे कि वो पाकिस्तान आए, इंतखाबी हुँ, मुहिम चलाए, इंतखाबी मुहिम को लीड करे और अगली दफा के वो वजीर आजम बने? ये तीसरा सवाल है कि जी शहबाज शरीफ का इसमें क्या रोल है। और जितनी ठीक है। पुरजोशियत के साथ वो नवाज शरीफ की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, तो उसमें दाल में कुछ काला है। हाँ, चौथा सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो नवाज शरीफ काबिल कबूल है, जिस नवाज शरीफ के हाथों कई दफा इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान उठाना पड़ा है? और क्या एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को चौथी बार बतौर वजीर आजम के तौर पर कबूल करेगी? ये चौथा सवाल है। हुँ, पांचवा सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, उनकी तायात नाहिली खत्म होगी, उनको वजारत उज़्मा की तरफ लाया जाएगा, तो आप इमरान खान को कैसे जेल के अंदर रख सकते हैं? इमरान खान को फिर हर सूरत में बाहर निकालना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि आप नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी दरबार सजाएं और इमरान हुँ, खान जो है वो जेल के अंदर मौजूद हो। पांचवा सवाल यह है कि जनाब, ये जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त बोझ है, जिसमें इस वक्त उनके पास डिलीवरी के हवाले से कुछ खास काम नहीं है जिसको वो लोगों में पेश कर सके, मां सवाए नवाज शरीफ साहब या तो इमरान खान के खिलाफ तनकीद करेंगे या वो चूरन बेचेंगे कि जनाब मैंने माजी के अंदर ये डेवलपमेंट की है। अब वो हुँ, मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अपने आप को समझती है कि हम बड़ी वर्स्ट पोजीशन पे है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसमें नवाज शरीफ की एंट्री क्या कुछ डाल सकेगी? और फिर ये भी एक सवाल उठ रहा है जो कल बिलावल भुट्टो ने उठाया है कि जी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। यानी उनको हाँ, लगता है कि सहूलतकारी जो है वो नवाज शरीफ को दी जा रही है, उनके 4 मेजर लोग जो उनके खानदान के या उनकी पार्टी के करीब है उनको वफाकी काबीना में शामिल किया गया, जैसे फवाद हसन फवाद का मामला भी है। तो मैं कहना हाँ, ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ के लिए मामला इतने आसान नहीं है जितने आसान हमने कल दिखा दिए हैं। और ऐसे लगता है अच्छा, कि जैसे हर चीज तैयार हो चुकी है और उनके लिए दरबार सज चुका है, बस वो लाल कारपेट बिछेगा और वो प्राइम मिनिस्टर के मनसब तक पहुंच सकेंगे। मुझे लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब के सामने जो सबसे बड़ी रुकावट होंगे वो आप देखिएगा कि वो खुद शहबाज शरीफ बनेंगे, क्योंकि वो हुँ, अपने आप को एक मुतबादिल वजीर आजम के तौर पर भी पेश कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अगर शरीफ खानदान को इक्तदार देना है तो उनकी चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, जो ताबेदारी में सबसे आगे है। नवाज हुँ। शरीफ नहीं होंगे और ना ये मुमकिन है, क्योंकि नवाज शरीफ को लाने का मतलब ये होगा कि फिर आपको इमरान खान को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसमें उसमें सलमान भाई, जो तो सूरत हाल उसमें नज़र आ रही है, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, वो भी ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब के लिए सामने आने की कोशिश नहीं की। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो ज़ाहिर है कि अगर ये सब कुछ कर रही है, तो उनको एक एजेंडा भी दिया जाएगा कि जनाब आपने ये चीज़ें करनी हैं
और जो करवाने वाले हैं उनको पहले से भी इतलात मिल चुकी भी हैं, इसीलिए वो सारा कुछ तैयार भी कर रहे हैं। और इसीलिए उनको ये इतलात भी दी गई हैं कि आइंदा जो 2-3-4 दिन तक किसी ने चले जाना है यहाँ से, उनके जो बाद जो उनका सक्सेसर होंगे वो भी उनके काम कर देंगे। तो इस लिहाज से तो उनको रेड कारपेट तकरीबन मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। देखिए ना, बात यह है कि मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है तो दुनिया भी तो देख रही है ना कि किस किस्म का दरबार सजाया जा रहा है। फिर इस पूरे सियासी निजाम की नहीं सर, देखिए बात यह है कि एक परसेप्शन तो होगा ना, एक क्रेडिबिलिटी तो होगी कि आपने इमरान खान को जेल में रख के उसकी पार्टी को पर अमलन पाबंदियां लगा के उनको किसी सरगर्मी में हिस्सा ना लेकर इलेक्शन का माहौल पैदा किया, तो उस इलेक्शन को कबूल कौन करेगा? उसकी लिजिटिमेसी क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या बनेगी? मैं नहीं समझता कि जो इंटरनेशनल दुनिया है वो इस वक्त एक प्रेशर डालेगी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि आप नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेके आए। मेरा नहीं ख्याल को कोई इस तरह का प्रेशर हो सकता है। और बड़ी दूसरी बात यह है कि अभी आप देखिएगा जैसे जैसे डेट करीब आएगी वैसे वैसे कुछ मुकदमात भी उभर के सामने आएंगे नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में, और उनको एक दफा फिर मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा आने का फैसला जो है जरा उसे मौखर करें। पाकिस्तान के हालात अभी ऐसे नहीं है कि आप वहां पे जाएं, क्योंकि मुझे जाती तौर पे लगता है कि नवाज शरीफ के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोमांस है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि वो शहबाज शरीफ के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए बात यह है कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है और नवाज शरीफ साहब को वो तमाम तर सहूलतकारी दी जाती है जैसे उनको माजी में मिलती है, तो ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक छाप लगेगी कि उन्होंने जनाब एक को निकालकर दूसरे को लाने के लिए जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। तो आप देखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट को खुद एक काफी मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। वो तो देखें ना, वो तो पहले भी लग चुकी हुई है सलमान भाई। मसला ये है कि जो एजेंडा है और जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसमें आपको रीजनल फैक्टर्स जो हैं उनको भी सामने रखना पड़ेगा। उसमें आप ये भी देखिए कि जो इंडिया में G20 हुई है, इसमें आप देखें कि सिर्फ सऊदी अरब जो है वो $100 बिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। UAE की आप अलग से देख लीजिए, ये जो सारी, और आपको ये भी पता है कि मकबूजा कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो UAE कर रहा है। तो क्या ये जो फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल जो हैं वो क्या इस इन्वेस्टमेंट को लिंक नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करे, मकबूजा कश्मीर को बैक बर्नर पे रखे और मामलात को आगे बढ़ाए? और ये काम सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को स्मूथली वापसी हो जाती है और कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की जाती और उनके लिए वो तमाम तर सहूलतकारी दी जाती है जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि फिर एक नई डील इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और जो नवाज शरीफ साहब है उनके दरमियान हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मेरा इसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी की है, उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये नई नहीं है, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये उनका हिस्सा है। ये चले सर, अगर ये उसकी और इसमें एक और चीज भी है कि इसमें इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी को रोकना है, उसको वो बैलेट पे नहीं होगी। ठीक है, अगर वो बैलेट पे नहीं होगी और ये उसी कंटिन्यूएशन है जैसे आपने कहा है, तो फिर मसला ये है कि फिर पाकिस्तान के अंदर ये सारा डेमोक्रेटिक जो इस वक्त प्रोसेस का जो ड्रामा है ये तो खत्म हो जाएगा ना। इसकी क्या अहमियत है फिर? ठीक है, जिसकी जहां डील होती है तो नहीं, जिसकी जहां डील होती है, फिर अगर आपने इस मुल्क को डील की बुनियादों पर चलाना है तो आप चला लें। और नवाज शरीफ साहब कोई पहली दफा वजीर आजम तो नहीं बन रहे ना, ये तो तीसरी दफा वजीर आजम, चौथी दफा वजीर आजम बनाने की बातें हो रही हैं। और माजी में वो आए तो कितनी उन्होंने इस तरह की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जोड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से या एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात की दुरुस्तगी के हवाले से। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अभी एक अजम्पशंस बहुत ज्यादा है। अभी उसकी जो नीचे थ्योरी है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इतना आसान नहीं है कि जितना आसानी से हम इस मॉडल को पेश कर रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा। और सऊदी, देखिए मैं एक और बात बताऊं, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो या कोई और हो, ये अफराद से ज्यादा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके लिए अफराद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नवाज शरीफ इतने इंपॉर्टेंट होते तो आज नवाज शरीफ पे यह अताब भी ना होता कि वो लंदन में जाके बैठे होते, वो पाकिस्तान के अंदर इक्तदार के अंदर होते। तो जहां उनका इंटरेस्ट नजर आएगा, सऊदी अरब का, चाइना का, अमेरिका का, अगर उनका इंटरेस्ट नवाज शरीफ के साथ जुड़ेगा तो यकीनी तौर पर वो उसके साथ आगे लीड करेंगे। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ और है
और ज्यादा इंटरेस्ट उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के साथ भी अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नवाज शरीफ साहब की आमद का कॉन्टेक्स्ट है, ये अगले 1 महीने के अंदर, यानी उनके आने से पहले पहले ये सितंबर के अंदर काफी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि ये खेल का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। एक और चीज भी है, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हम फरवरी में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन मैं यही कहने लगा था कि जो इलेक्शंस हैं वो नवाज शरीफ के आने के 90 रोज के बाद, विद इन 90 रोज हो जाएंगे। जी वही मैं कह रहा हूँ, फिर आप इसका मतलब है कि आप फरवरी में ये इलेक्शन कराने जाएंगे ना। फरवरी में अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब है फिर एक इलेक्टोरियल माहौल तो बनेगा ना जी। अब उसमें से ये जो आप कह रहे हैं, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगाना है और उसके लिए कोई स्पेस नहीं होगी, तो वो एक और पॉलिटिकल तलखी पैदा करेगी। देखिए ना, बात यह है उसके नतीजे में इलेक्शन भी हो जाएगा, अगली हुकूमत भी बन जाएगी, नवाज शरीफ साहब इख्तियार में भी आ जाएंगे, लेकिन कौन जमानत देगा कि उसके नतीजे में कोई सियासी इंतशार नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब आपने छोटा सा रिफ्लेक्शन देख लिया है पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन का, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और मुमकिन है कि अगली दफा आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई को अलाई के तौर पर नजर आए नवाज शरीफ साहब के इस पूरे डील के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये चीजें जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। अब आपने मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी हमें तो टीटीपी वहां इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने देगी, बल्कि उन्होंने कहा कि लोग वोटर जो है शायद जा ही ना सके पोलिंग स्टेशन के अंदर, टीटीपी किसी भी सूरत में इलेक्शन को सहूलत में वो फैसिलिटेट नहीं करेगी। अच्छा, अब मसला ये है कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन वर्स्ट है, इसलिए उनको ऐसा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि फजल रहमान भी तो अपना हिस्सा चाहते हैं ना। ये थोड़ी कि वो सारा का सारा हिस्सा उठा के नवाज शरीफ को देना चाहते हैं, वो केपीके के अंदर भी अपने लिए कुछ बेनिफिट मांगना चाह रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज ये है कि वो इन तमाम लोगों को जिनके साथ वो पिछला हुकूमत का सारा खेल खेला गया है, उनको कहां कहां मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो भी एक सवाल तो रहेगा ना सारा का सारा। अब अगर आपने केपीके के नताइज भी बदलने हैं, आपने पंजाब के नताइज भी बदलने हैं, आपने एक पार्टी को भी रोकना है, उसके बैलेट के ऊपर उसका इंतखाबी निशान भी नहीं होना, तो फिर ये सारा खेल जो है ये तो दुनिया तमाशे के तौर पर देखिए कि इसमें और कुछ नहीं निकलेगा सिवाय इंतशार की सियासत के। अच्छा, एक इंतशार की सियासत जो है उसमें ये भी देखिए कि जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं उनका रोल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन को इनवाइट किया था कि जनाब आप तशरीफ लाइए, मेरे साथ जरा गुफ्तगू कीजिए तारीख देने के हवाले से, और उसके बाद वो बिल्कुल ठंड होकर बैठ गए हैं और अभी तक तारीख नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनका जो आइन का तकाजा है वो ये कहता है कि उन्हें आर्टिकल 45 के मुताबिक जो है वो तारीख दे देनी चाहिए, तो वो नहीं दे पा रहे हैं। इसरार साहब, लोग उनको इंतखाबी तारीख तक देख रहे हैं, मैं उनको इंतखाबी तारीख से जरा आगे की तरफ देख रहा हूं। एक जमाने में शहबाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब के लिए की थी ना जी, कुछ इसी किस्म का रोल इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी पसे पर्दा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और वो चाहते हैं कि जो इमरान खान और पीटीआई के साथ मामलात में इतनी ज्यादा तलखी और खराबी हो गई है, या जो डेडलॉक है उसको तोड़ा जाए। ये वो कोशिश पहले भी कर रहे थे और अभी भी एक नई कोशिश उन्होंने स्टार्ट की है। ये जो इलेक्शन की डेट ना देने का जो अमल है उसके पीछे एक ये है कि वो निगोशिएशन जो आर्मी चीफ की और उनकी बराह रास्त मुलाकातें भी हुई हैं, उसके नतीजे में वो एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त एक कोशिश डॉक्टर आरिफ अलवी ये कर रहे हैं कि वो पीटीआई के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं इमरान खान वर्सेस जो है एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन अब देखना होगा कि उसमें कितनी स्पेस मिलती है और कितनी स्पेस नहीं मिलती है, कौन लचक का मुजाहरा करता है, कौन लचक का मुजाहरा नहीं करता, ये बातें होंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फरवरी में इलेक्शन होना है तो पहले इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय होगा असरार कसाना साहब, उसके बगैर इलेक्शन का तस्वर ना कीजिएगा। अब वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट ये है कि किस तरीके से इक्तदार की तकसीम होगी और उसमें कौन कौन शरीके कार होगा। कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी ना, कोई 2/3 मेजोरिटी से तो शायद यहाँ कोई हुकूमत बनने का माहौल ना पैदा किया जाए। तो वो जो नए अलाई जो पैदा होंगे और जो नए कोलिशंस बनेंगे, पहले उनकी पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगी और उसके बाद फिर वो इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। आपको याद होगा जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आ गई थी, नवाज शरीफ साहब को तो वापस भेज दिया गया था ना, फिर नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाना पड़ा था क्योंकि बेनजीर आ गई थी। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो इंतखाबी मुहिम ही चलाएं,
तो फिर इमरान खान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं, फिर एक प्रेशर पड़ेगा और उसमें जो बाहर की दुनिया वो भी ये कहेगी कि जनाब आप लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आए। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को घर के अंदर बंद करके रख दें और फिर इंतखाबात चलाएं। तो मुझे लगता है कि वो कंसर्न भी सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ की आमद जो है वो इमरान खान के लिए एक सतह पे पॉजिटिव है, ताकि वो मजीद प्रेशर बिल्ड हो जाए। क्योंकि अभी कल तक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान भी नहीं होंगे, नवाज शरीफ भी नहीं होंगे और शायद पीपल्स पार्टी के लिए भी वो रास्ता नहीं निकलेगा। तो अब अगर आप किसी के लिए निकालना चाहते हैं तो फिर ये है कि सबके लिए कुछ ना कुछ कुशन निकालना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि एक को आप बिल्कुल ही दीवार से लगाकर बाहर फेंक दें। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है वो मुझे जरा बताएं आपके, एक दो चीजें खास तौर पे। एक तो ये है कि फवाद हसन फवाद की यानी एंट्री जो है वो बहुत मुझे मीनिंगफुल लग रही है, और खास तौर पे मुझे जैसे ये पता चलेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री उनको मिल रही है तो उसके उनके रोल का भी हमें पता चल जाएगा कि वो रोल क्या अदा करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे एवरी लेवल पे कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है उसको सही तरह किया जा सके। दूसरा, जो आपने इंटरव्यू देखा होगा इसहाक डार का नदीम मलिक साहब के साथ, वो जो है उसमें उन्होंने बाकायदा इंडाइट किया है आर्मी की लीडरशिप को कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर दे। अब इस तरह की जो बातें हैं उससे तो ये लग रहा है कि फिजा बनाई नहीं शुरू कर दी गई है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द इमेज ऑफ आर्मी, कि आप जो मर्जी कह लें, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें आप, हम आपके साथ। देखिए, बात यह है कि इसहाक डार साहब कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको एक नई खबर देता हूं कि इसहाक डार साहब आजकल शहबाज शरीफ के साथ भी नए रोमांस का शिकार हो गए। वो नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ का भी रोमांस का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट में एक्सेप्टेंस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है। तो इसलिए वो शहबाज शरीफ के करीब हो रहे हैं। नवाज शरीफ से उनका कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि पावर डायनामिक्स में शहबाज शरीफ एक फैसला कुन किरदार अदा करेंगे, इसलिए वो उनके करीब आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोड़ी सी बैशिंग करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये खराबी हुई, ये खराबी हुई, फला खराबी हुई, तो उससे तो उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट तो कहेगी कि अगर आपने हमसे कुछ लेना है तो अपनी जबान बंदी रखें, खामोश रहें, कोई गुफ्तगू ना करें, ये सारा बोझ उठाएं जो आपने 16 माह यहां पर फैलाया हुआ है, आप पे गिरेगा। अच्छा, अब इस सूरत के अंदर आप ये देखें जो फवाद हसन फवाद की एंट्री है, फवाद हसन फवाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते थे और उन्होंने कई दफा रिक्वेस्ट की कि जनाब वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाए, वो पाकिस्तान से शिफ्ट होना चाहते हैं। अच्छा, फिर यह कहा गया कि उनको किसी मुल्क के अंदर सफीर लगा दिया जाए अगर कोई उनके ऊपर मेहरबानी करनी है, ताकि वो यहां से निकले। अब जिन्होंने भेजना है या जिनकी इजाजत से जाना था, उनको शायद फवाद हसन फवाद की भी जरूरत है और उन्होंने फवाद हसन फवाद को यहां रोक लिया। ये खुशी से नहीं रुके, पहली बात ये रखिएगा, वो रोके गए हैं और उनको कहा गया कि आप अभी यहां पर ये जिम्मेदारी लें। मुमकिन है कि ये जो नवाज शरीफ साहब का एपिसोड है, इसके अंदर वो कोई ब्रिज के तौर पे कोई रोल प्ले करने की कोशिश करे और जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है वो भी उनके लिए भी वो एक जिसे कहते हैं मैसेंजर के तौर पे अपना रोल प्ले करे। तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये भी देख लीजिए फवाद हसन फवाद जो है वो शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के जहां बहुत करीब है, वहां शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब है, कोई इतना उनका कोई मसला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में अलहदगी कोई नहीं होगी, ना शहबाज शरीफ साहब कोई बगावत करेंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ, वो अंदर ही रहेंगे। अंदर रह के वो नवाज शरीफ के मुकाबले में अपने आप को एक मुतबादिल वजीर आजम के तौर पर कल भी पेश कर रहे थे, आज भी पेश कर रहे हैं और आइंदा भी पेश करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि वो बरादर यूसुफ का किरदार अदा करेंगे ना, फिर बरादर यूसुफ का किरदार अदा करेंगे और बार बार नवाज शरीफ को ये डराएंगे भी कि देखिए डील करके बेनजीर भी भट्टो पाकिस्तान आई थी तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, तो जरा ध्यान रखें, ख्याल रखें, एहतियात से खेले, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, पहले मामलात को डील होने दें, पहले मामलात ठीक हो जाए फिर आप आए। क्योंकि वो चाहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की आमद का मसला ये भी है कि रिमोट कंट्रोल मरियम के ऊपर भी चला जाएगा, फिर मरियम ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पीछे चले जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो शहबाज शरीफ साहब को उसका एहसास है, क्योंकि मरियम जितनी एम्बिशियस है वो नवाज शरीफ की आमद के बाद और ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगी शहबाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो आप जावेद लतीफ के इंटरव्यू सुनते हैं उससे वो सारी रिफ्लेक्शन नजर आती है कि जो नवाज शरीफ ग्रुप है उसके अजाइम क्या है और जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसके अजाइम क्या है। अच्छा, ये मुझे जरा बताएं कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं हालात जो हैं वो बड़े अजीब तरह के हो गए हैं। इकोनॉमी को आप देख लें, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। इवन अब आप देखें पीआईए की हालत जो है, सुना है कि 3-4 दिन के अंदर पीआईए बंद होने जा रही है। अच्छा, इसी तरह आप जरा सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आप देख लें, गिलगित का मामला देखें, फिर आप अभी टीटीपी के जो मामला हैं उनको देखें आप, किस तरीके से वो चल रहे हैं।
सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारी जो है हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो इन हालात में नवाज शरीफ आके डिलीवर कैसे करेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। देखिए, नवाज शरीफ का पहले तो आना ही एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना सवाल होगा, और जब वो आ जाएंगे और आने के बाद अगर वो सारे मामलात अरेंज करके जाते हैं इक़्तिदार की तकून में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये बात साबित हो जाएगी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के नए मोरे के तौर पर पाकिस्तान में आए हैं और एस्टैब्लिशमेंट उनको एक नए मोरे के तौर पर लाना चाहती है। अब आ जाए डिलीवरी के बारे में, अगर वो आ भी जाते हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है उसमें नवाज शरीफ साहब क्या कर सकेंगे, मुझे बताइए। इकॉनमी कोई जादू का खेल तो है नहीं जिसको अंदर आपने कोई दो अपना गिटक फेंकनी और गिटक में छिक्का आ जाएगा। उसके लिए एक बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। नवाज शरीफ के पास जब 2/3 मेजोरिटी थी उस वक्त भी वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर सके, और उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्ट किया था। और अब तो देखिए ना, मैं आपको बताऊं, अगर उनको हुकूमत मिलेगी तो ये ऐसी ही हुकूमत मिलेगी जैसे इमरान खान को मिली थी चंद वोटों की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है कोलिशन मॉडल, कमजोर हुकूमत का तस्वर, और वो कमजोर हुकूमत में नवाज शरीफ बड़े स्ट्रांग आदमी है अपने इंफरादी सतह के ऊपर। इसलिए वो वहां पे देखेंगे कोई ऐसा फर्द आ जाए जो काकड़ बन जाए, जो शहबाज शरीफ बन जाए, जो ये कहे कि जनाब मैं तो 30 बरस की याराना के ऊपर सबसे ज्यादा खुश होता हूं, या वो किसी और को बीच में से निकाल के ले आए। तो मुझे लगता है कि ये मॉडल जो अभी हम देख रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ऊपर आ भी जाए तो इस क्राइसिस को, जो इकोनॉमी का क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो इतना आसान नहीं होगा जितना उनको डील करना। और ये जो जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, ये उस वक्त तक तंग करता रहेगा जब तक ये या तो मुल्क से बाहर चला जाए डील करके, या ये अपने आप को विड्रॉल कर ले पीटीआई की पॉलिटिक्स से और सुकून लेके बैठ जाए। लेकिन अगर इसका जेल में रहना जो है वो खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक नए एनवायरमेंटल को भी जन्म देता है कि खेल इतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने समझ लिया था। क्योंकि अभी भी आप देखिए ना, कितने लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब सरवाइव नहीं कर सकेंगे जेलों में। अभी कल उनका डोप टेस्ट हुआ है जिसमें उनको पता चला है कि किसी किस्म की मंशियात का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने वहां पे एक्सरसाइज मशीन मंगा ली है। वो वहां पर जो लोग कहते थे कि जी वो बगैर नशे के एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, अब मालूम नहीं ये नशा मरियम नवाज पहुंचाती है, राना सनाउल्लाह पहुंचाते हैं, या मरियम औरंगजेब उनको देके आती हैं। यानी बहुत सी चीजें जो हमारा ख्याल था कि शायद इमरान खान भी शायद उस तरह से रेजिस्ट ना कर सके, लेकिन 16 माह से लेकर अब तक वो रेजिस्ट तो कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी जो है ना, उनकी मौजूदगी खुद एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा कि आप इनको नजरअंदाज करके कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कप्तान फैक्टर जो है वो माइनस किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। देखिए, अगर कप्तान माइनस होगा तो फिर बहुत से लोगों को माइनस होना पड़ेगा। सिर्फ कप्तान को माइनस करके अगर आप समझते हैं कि खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मेरा जाती ख्याल यह है कि वो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्रिएट करेगा, और दुनिया की जो राय आमा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसमें बहरहाल ये क्वेश्चन तो उठाए जाएंगे कि किस तरीके से एक फर्द को जो है ना वो बिल्कुल निकाला गया है, नजरअंदाज किया गया है, जबर की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे। तो वो इतना ज्यादा आसान नहीं है मुझे लगता है। और अगर ये इतना आसान होता तो इन 16-17 माह के अंदर हमें इमरान खान की तरफ से कई तरह के विड्रॉल जो है वो देखने को मिल सकते थे। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये जो उनकी जो समाअत है वो जेल के अंदर हो रही है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है, आप नहीं समझते कि ये ज्यादती है किसी भी शख्स के साथ कि जी आप उनको जेल के अंदर अदालत लगा दें और वहां पे आप शुरू कर दें, बजाय इसके? क्या देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो वहां पे अदालत के अंदर ट्रायल हो रहा है, उनकी केस चल रहा है। इमरान खान का जो सारा मुकदमा है वो कानूनी मुकदमा नहीं है, वो सियासी मुकदमा है। और जब तक वो चैलेंज बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए और अपने सियासी मुखालफिन के लिए, उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो जिसकी बुनियाद इलीगैलिटीज की बुनियाद के ऊपर है। कानून को तो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है ना जी, अदालतों को तो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, जजों को तो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इमरान खान के मुकदमे को एक सियासी मुकदमा देखें, जैसे भट्टो साहब का मुकदमा सियासी था, जिस तरह से बेनजीर का मुकदमा सियासी था, जिस तरह से खुद नवाज शरीफ का मुकदमा जब पनामा वाला आया तो उस वक्त एक सियासी नोयत का मुकदमा बन गया था। तो इसलिए मैं तो जाती तौर पे जब ये कहा जाता ना कि जी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उनके साथ ये सब चीजें एक्सपेक्टेड थी सर। अगर वो चैलेंज करेंगे तो उनके साथ ये सब कुछ सलूक होगा। यहाँ सिर्फ मुकाबला ये है कि वो कितना स्टे करते हैं और कितना फाइट करते हैं ब्रेवली तरीके से अपने इमोशंस के साथ, अपनी साइकोलॉजी के साथ, कि वो इस सारी सूरत को फेस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसके बाद एक नया इमरान खान सामने आ जाएगा सर। अच्छा, ये जरा मुझे बताएं आखिर में कि
चीफ साहब जो हैं वो अपना चीफ जस्टिस साहब, उनकी रवानगी का बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। एक तो उनकी लेगेसी के बारे में बताएं, जाते जाते आप उनको कुछ आपको कोई उम्मीद है कि वो जाते हुए कुछ फैसले करके जाएंगे, और साथ ही इसके ये भी बता दें कि जो उनके बाद आएंगे काजी साहब, उनसे आपकी क्या तवक्कुआत होंगी? देखिए, पहली बात तो यह कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने बातें तो बहुत की थी, लेकिन अमली तौर पर वो खुद भी अदालतों की बेतौकीरी जो हुई है उसका सबब बने हैं, और जो बड़े फैसले उनको करने चाहिए थे वो नहीं किए। बहुत से मामलात में लोगों को फिक्स नहीं किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, लेकिन अमली तौर पर वो ना वो 14 मई के इंतखाबात हो सके, ना उसमें किसी को फिक्स किया जा सका, ना बाकी चीजें। तो इनका कोई जो हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो मामलात है, हम नहीं देखते कि इनके दौर में कोई बड़े मिसाली रहे और इनको बड़ा तारीखी तौर पर अच्छे नामों से याद रखा जाएगा। यही कहा जाएगा कि कंप्रोमाइज किस्म के जज साबित हुए और कंप्रोमाइज किस्म का मामलात कुछ लाने की कोशिश की। और जब आपने कहा ना कि हम वो मीठा मीठा करेंगे, तो उसका मतलब यह है कि हम दोनों पार्टियों को राजी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ख्याल यह है कि फाइज ईसा के आने के बाद एक नया इनकलाब शुरू होगा। आप ठहर जाइए, चंद महीने हम देख लेते हैं कौन सा नया इनकलाब आएगा। देखिए, फर्द वाहिद कभी कोई इनकलाब नहीं लाता। फर्द वाहिद को पास एक ही काम होता है, वो ये है कि वो अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर तवज्जो दें, वो अपनी अदालती इस्लाहात को इस तरह से इंश्योर करें कि वाकई अदालतें जो है वो इंसाफ करती हुई नजर आए, उनके अंदर पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस ना हो, पॉलिटिकल मामलात में वो कम से कम मुदाखलत करें। अब ये फाइज ईसा का इम्तिहान है, क्योंकि फाइज ईसा के अंदर भी माशाल्लाह एक एडवेंचरिज्म जो है ना वो हमेशा से मौजूद रहा है, जो भी हमने जनावाला के अंदर देखा है कि वो अपनी अहलिया के साथ वहां पहुंच गए थे। तो अगर ये साकिब निसार पार्ट 2 बनने की कोशिश करेंगे तो वो भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। और फिर ये भी देखना होगा, ये जो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है PMLN ने कि जनाब साकिब इनके फाइज ईसा के आने के बाद इमरान खान का तो बस तिया पांचा बस खड़ा ही खड़ा है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा अमल करेंगे और कोई ऐसा एडवेंचर करेंगे जिसका मतलब यह कि वो शुरू में ही अपने आप को एक मुतनाजा बना दें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि फाइज ईसा के ऊपर, क्योंकि फाइज ईसा के को भी अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस हैं जो उनको पसंद नहीं करते, तो वो उनको भी एक ग्रुप बंदी तो पहले से मौजूद है ना जी, उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है फाइज ईसा के लिए जितना हम समझ रहे हैं, और खुद एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी वो कई मसाइल पैदा करेंगे, आप देखिएगा जब उनके फैसले सामने आएंगे। तो सलमान भाई ये भी मुझे बताएं कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी वापसी इस चीज पे बड़ा डिपेंड कर रही है कि काजी साहब जो हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। क्योंकि देखिए, नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने जेल जोल कोई नहीं जाना, मैंने किसी भी तरीके से मैंने एयरपोर्ट से घर जाना है, इस्तकबाल होना है, सब कुछ होना है, और 86 वाला इस्तकबाल होना चाहिए, वो उनका ये ख्याल है। ठीक है, तो ये इस सूरत हाल में जो क्या काजी साहब जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल हो जाएंगे इनके पूरे प्लान के अंदर? पहली बात तो यह कि वो 86 वाला इस्तेमाल 86 में ही हो सकता था, 2023 में नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि मसला उनका फाइज ईसा नहीं है, उनका मसला है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट। पहले उनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात तय करने हैं सर, और जब मामलात तय होंगे तो उसी के नतीजे में वो पाकिस्तान आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे जब तक कि उनको 100% गारंटी ना मिल जाए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट अपनी तरफ से तो कोई जमानत दे सकती है, लेकिन वो अदालतों की तरफ से जमानत कैसे देगी? वो कैसे कहेगी कि जनाब फाइज ईसा भी आपके साथ वो तमाम रियायतें करेंगे जो हम रियायत करने के लिए तैयार हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के मामले में अभी दो तरह की रुकावटें हैं ना। एक रुकावट मैंने आपको बताया कि खुद अपना एस्टैब्लिशमेंट है कि वो उनके लिए क्या करती है, और दूसरा अदालतें उनके साथ क्या सलूक करती हैं, और तीसरा खुद शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह उनके लिए पसे पर्दा क्या खेल खेलते हैं। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जो है वो तय होगा। चलें, अल्लाह करे कि आपकी जो बातें हैं उसके मुताबिक एक ऑप्टिमिज्म जो है वो पैदा हो, और जिस तरीके से भी मामलात हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। सी यू वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।